अतिथि आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, सोमलवाड़ा, खुद इटारसी, नर्मदापुर, मध्य प्रदेश। प्रभारी त्रिदेव गो मानव सेवा समिति उद्यमी, उत्कृष्ट कृषक, वरिष्ठ समाज सेवी और फेरी प्रशिक्षण के अनुभव पर आज वो शरद भैया हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर। तो मैं शरद भैया को ससम्मानित इस योग आहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी शरद भैया, आपका स्वागत है। भाई साहब, शरद भैया ज्वाइंट ही नहीं है आज। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ। रमेश चंद मेहरा जी हैं, उनको बुला लो, वो आ जाएंगे अभी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आवाज आ रही है? ओम। आपकी आवाज आ रही है मगर मेरा अभी तक आवाज नहीं जा रही है। तो मैं चलिए शरद कोई भैया बात नहीं, सुनिए अभी। ठीक है, बाद में आ जाएगी आवाज। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, और कल जो है, जो आप लोगों ने देखा कि कल जो है पतंजलि ग्रामोद्योग संस्थान के साथ जो कल आगामी कार्य योजना बनी है और सरकार के साथ जो अनुबंध हुआ है, उसके बारे में आदरणीय पवन कुमार सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और उस कार्यक्रम के बारे में हम सबको अवगत कराने का कष्ट करें। कि कल फोटो देख रहे थे दिल्ली में आदरणीय डॉक्टर राजेश साहब के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब, ऋषि कुमार जी और आदरणीय पवन सर जी। तो आप आए और कल की अभी विगत कुछ समय की जो घटनाक्रम हुआ है उसको अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्ते, नमस्कार सभी को और सुप्रभात। बहुत सुंदर आज की कक्षाएं बहुत बढ़िया तरीके से आज संपादित हुई हैं। और मैं ये जो ग्रामोद्योग न्यास के साथ अभी कुछ दिन पूर्व यह अनुबंध हुआ है। कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर्स हमारे हर एक गांव पर स्थापित हैं। तो उनके साथ जो ग्रामोद्योग संस्थान की विभिन्न कार्य हैं, जिसको उद्यमिता के रूप में CSC के जो उद्यमी हैं वो उसको अपना करके अपने क्षेत्र में मांग आधारित तरीके से अगर व्यवसाय में वो परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर ये MOU साइन हुआ है। और कुछ दिन पहले की बात है, तो उसको कल ही डाला उन्होंने, शिवराज जी ने। तो ये उसके ऊपर शायद उन्होंने बताया भी है या आने वाले दिनों पर वो इसके ऊपर बताएंगे भी कि उद्यमी अपने स्थान पर रह करके कैसे जो बिना जहर वाली दवाइयाँ हैं या बिना केमिकल वाला कैटल फीड है या अन्य चीजें हैं, उसका वो प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो ये कुछ दिन पहले की घटना है और इसके बारे में उचित रहेगा कि शिवराज चौहान जी ही स्वयं उसके बारे में बताएंगे और उसके प्रति उनकी अभी उनकी जो कार्य योजना है वो किस प्रकार से होने वाली है वो बताएंगे। मैं कल किसी कारणवश दिल्ली आना हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं द्वारिका के हमारे जो आश्रम है उसी में ही मैं ठहरा था, और डॉक्टर राजेश यादव जी और डॉक्टर शीला यादव, उनका भी घर द्वारिका में है। तो उनके पास कल रात उनके साथ बैठक मुलाकात के लिए हो गई थी। मुलाकात के लिए हम गए थे, उनकी क्लिनिक में भी गए और उन्होंने बड़ा अच्छा हमें, क्लिनिक में ही हारमोनियम भी था। जब मैंने पूछा कि ये हारमोनियम यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा इसको सुनाते हैं। तो उन्होंने जो उसको सुनाया है वो डॉक्टर ऋषि ने उसको फिर रिकॉर्ड भी कर लिया था और बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। और बहुत
बहुत अच्छा वार्तालाप भी रही और अच्छी तरह से उनसे चर्चा परिचर्चा रही। मैं जिस कार्य ये तो खैर उनके साथ जो हुआ और फिर रात हमें हो गई थी काफ़ी, उसके बाद फिर हम आश्रम में ही आ गए थे। मैं कल जिस कार्यशाला में मैं गया था वहाँ पर जो मुख्य बात थी वह थी कि पानी का संरक्षण कैसे करें और इसके प्रति सरकार का क्या नज़रिया है, क्या नीतियाँ हैं और आने वाले समय पर वो उनका दृष्टिकोण क्या है। तो एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये थी कि पानी हमारा बहुत कम होते जा रहा है और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से यह पानी की बहुत अस्थिरता हो गई है और स्थिति बहुत विकट होती जा रही है, विशेषकर जो हमारा पीने योग्य पानी है। और इसका निष्कर्ष यही निकला है कि हम जो भी बरसात का पानी है, उसको इकट्ठा करें, उसको अपना जहाँ तक के संभव हो उसको ज़मीन के अंदर डालने का प्रयास करें। अगर हम खेती कर रहे हैं, तो अपने बोरवेल के आस-पास उसको ज़मीन के अंदर डालें। और बोरवेल का भी एक विश्लेषण कल हुआ था कि हम जो बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्या हो रहा है कि जितना तेज़ी से हम पानी निकाल रहे हैं, उतना तेज़ी से उसके अंदर उसको वापस पानी उसमें नहीं भर रहे हैं। तो जिसका फलस्वरूप कि हमारा बोर के वेल जो है उसकी डेप्थ जो है धीरे-धीरे नीचे जाते जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि ये हम कितना ही नीचे चले जाएँगे लेकिन पानी ही अगर वहाँ पर समाप्त हो गया, तो हम कितनी भी नीचे चले जाएँ वहाँ से निकाल नहीं पाएँगे। तो जल संरक्षण के ऊपर इस मंच के ऊपर कई बार चर्चा हमारी हुई है। तो वही चीज़ की सरकार की भी चिंता है कि कैसे ये भूजल को आप अ, बनाएँ, बढ़ाएँ और भूजल का दुरुपयोग कम से कम कैसे हो। यह भी चीज़ एक चीज़ बताई उन्होंने कि जो चीज़ समझ में आई, वो ये थी कि आज आजकल सरकार सोलर ट्यूबवेल का भी बहुत सारा मतलब उसको प्रमोशन हो रहा है कि उसमें बिजली का खर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन कई जगह पर ये पाया गया कि किसान क्योंकि सोलर से बिजली भी नहीं लग रही है, तो कई बार उसको पानी को निकाल करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और दिन भर वो ट्यूबवेल आपका चलते रहता है और नीचे से भूजल जो है ऊपर ज़मीन में आके उसकी बर्बादी होती है। तो इस विषय पर भी बहुत चिंता का विषय था कि हम अपने जो संसाधन हैं, चाहे वो हमारे खेत से ही क्यों नहीं निकल रहा हो ट्यूबवेल या बोरवेल का जो पानी है, लेकिन उसके साथ हो सकता है कि बहुत सारे अन्य किसान भी जुड़े हों, तो सबके ऊपर यह प्रभाव हो रहा है। सबके ऊपर अगर आप किसी भी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरे अन्य अन्य लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह चीज़ कि हम संवेदनशील बने, प्रकृति के प्रति हम संवेदनशीलता के ऊपर हमने बातचीत की है, लेकिन पानी के सदुपयोग करने के ऊपर भी और उसके दुरुपयोग को बचाने के लिए भी हम और ज़्यादा शील बने और पानी का सदुपयोग करने का प्रयास करें। इसके साथ ही यह भी बताया गया था, यह भी चर्चा हुई थी कि पानी की जो दुरुपयोग है सिंचाई का दुरुपयोग है, उसको करने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कि स्प्रिंकलर है या टपक सिंचाई है और टपक सिंचाई के ऊपर विशेष रूप से काफ़ी चर्चा हुई। स्प्रिंकलर के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई है, क्योंकि इससे पानी की आपकी बहुत सारी बचत हो पाती है और पौधे को भी पर्याप्त मात्रा में उसका फ़ायदा मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान नीतियाँ हैं, उसके ऊपर और इसको सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो नीतियाँ हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए सरकार को और तेज़ी से आगे काम करने का के बारे में भी बातचीत हुई है और इस विषय पर भी बातचीत हुई कि किसान को जब वो आवेदन करे किसी भी इस तरह की पानी को बचत करने वाली किसी भी प्रणाली के लिए, तो जो सरकार है, जो एजेंसियाँ हैं, वह एक्टिव होकर के काम करें। केवल किसान ही एक्टिव होकर के काम नहीं करे, बाकी जो भी संस्थाएँ, जो भी सरकार है, उसको भी प्रोएक्टिवली वो काम करके अपना काम करे और उसमें किसान को चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह की संवेदनशीलता करके कार्यशाला में दिखाई दी, जो कि बहुत सुंदर था और हमारे गुजरात राज्य में
इसी तरह का मॉडल का उन्होंने प्रस्तुतिकरण भी किया, जहां उन्होंने केंद्र बिंदु में किसान को रखा, उसके आसपास विभाग, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अन्य संस्थाएं जो सहयोग कर सकती हैं, उनको भी इस कार्य को करने के लिए बहुत मतलब अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। और एक पोर्टल के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से सारी की सारी जानकारियों को एक बार जब किसान आवेदन कर लेता है, तब फिर उसको बाकी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी लोग, विभाग और एजेंसियां एक्टिव होकर के खुद किसान के पास पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा मॉडल इनके तरफ से प्रस्तुत किया गया, और यह बताया गया कि ये जो है ये अनुकरणीय है, और इस तरह से हम सबको साथ मिल करके काम करने की जरूरत पड़ेगी। और इसका जो अभी वर्तमान में जो दायरा है कि एक किसान को 5 हेक्टेयर का लगभग एक क्षेत्र तक के उसमें अनुदान मिलता है, तो इसके लिए यह बढ़े या नहीं बढ़ेगा, यह इतना ही रहेगा, और भी क्या चीजें इसमें हो सकती है, क्या सब्सिडी जो अभी वर्तमान में मिल रही है, क्या उसको बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रतिभागी, विभाग, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कंपनियों और अन्य लोग भी उपस्थित थे। उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, विचार व्यक्त किए गए। अब सरकार की नीति किस प्रकार से इस पर निर्धारित होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके ऊपर काफी एक्टिवली सरकार सोच रही है, क्योंकि पानी एक ऐसा हमारा संसाधन है जिसमें कि उसके बारे में उसको ठीक करना है। मिट्टी को तो ठीक करने के हमारे बहुत सारे तरीके आ गए हैं, लेकिन अब पानी को भी ठीक करने के तरीके के ऊपर कार्य आने वाला है। और हमारे किसान साथी जहां पर भी हैं, अब कुछ दिनों बाद जो भी टपक सिंचाई और बाकी स्प्रिंकलर सिंचाई, तो पानी को संरक्षण करने वाली जो भी कार्य करने वाली संस्था है सरकार की, उसके साथ जाकर के अभी कुछ दिनों बाद संपर्क करेंगे, तो ये नीतियों के बारे में, जो नीति फाइनल हुई है उसके बारे में उनको और जानकारी मिल पाएगी। और मेरा भी यही मानना है कि पानी को हम ठीक, पानी की व्यवस्था को ठीक करते हुए, उसके उसके प्रबंधन को ठीक करते हुए, हम जल संरक्षण के ऊपर हमने काफी बातचीत की है इस मंच में भी। उसके ऊपर पुनः, क्योंकि अब इसके बाद गर्मी का मौसम भी, वैसे तो इस बार गर्मी पड़ी नहीं है, असमय बारिश और असमय जो चीजें हो रही हैं उसके प्रति हमें संवेदनशील होते हुए, जब भी हमें अवसर मिले अपने खेत में, अपने जहां पर भी हम रहते हैं, पानी को संरक्षण करने के लिए, पानी को बहने नहीं दें, पानी को खेत में ही जमीन के अंदर डालने का प्रयास करें, और कम से कम उपयोग करते हुए इसको गंदा भी नहीं होने दें। जो हमारे पास साधन है उसके प्रति हम संवेदनशील होते हुए हम प्रयास करें कि हम इसका संरक्षण करें। और बहुत सारे लोग साथ मिलकर के इसके बारे में जब चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो हम इस आने वाली बरसात में जो तैयारी हमने पिछली बार भी की थी, पिछले साल भी हमने चर्चा की थी, गर्मी के समय पर हम तैयारी करें कि जो पानी बरसात के रूप में गिरने वाला है, आने वाले समय पर गिरेगा, उसको हम किस प्रकार से बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चर्चा हमारी कल के कार्यशाला में हुई, और बहुत अच्छा कार्य बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं, इसके प्रति जागरूक होकर के वो भी आने वाले समय पर इस पर लाभ देने का प्रयास करेंगे। कल का हमारा यही सत्र रहा, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम जल संरक्षण के ऊपर जो भी हमने अभी तक के चर्चा की है उसको मूर्त रूप देते हुए आगे उसके ऊपर चर्चा करते हुए और सारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आज के अगर मुख्य अतिथि आगे हैं तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि फिर हम चर्चा उनके साथ भी करते हैं। अभी नहीं जुड़े हैं सर, आपका मार्गदर्शन मिल जाए और आगे। जी भैया, भाई साहब, मीरा जी ज्वाइंट है अभी वो। जी आदरणीय मीरा जी भाई साहब, सादर आमंत्रित है आप। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे मुख्य अतिथि पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो उनके एवज में मैं भी उनके साथ उसी 5 दिवसीय प्रशिक्षण में बनखेड़ी में गया था, और
उस प्रशिक्षण में हम लोगों को बायो एजेंट, बायो फर्टिलाइजर इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। तो उन्होंने लो कास्ट, जो सबसे कम पैसों में हम किस तरह से चीजों को बना सकते हैं और किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। सबसे पहले उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया कि हम अंडों को मतलब जो इंसेक्ट है या जो भी है उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहली विधि उन्होंने बताई कि 4 तरह के अन्न को हम मिला करके रख देंगे, तो उसमें अपने आप जो इल्लियां पड़ती है, जैसे जो चावल में जो इल्लियां पड़ती है वो इल्लियां हमें बढ़ाना है और बढ़ा करके उनको एकत्रित करना है एक जार में। और जार में एकत्रित, नीचे जार एक जैसे जो अपनी चुंगी रहती है उस चुंगी में हम जो है जो अपनी मच्छरदानी रहती है इस तरह की जाली बांध देंगे ऊपर से। जब वो, और उसको भी वो जो बड़े ट्रे में, ट्रे जैसे रहेंगे उसमें हमने वो आटा रख दिया, उसमें अपने आप वो पड़ जाएंगे। और इसके बाद जब वो खुद ही मतलब उड़ने वाले रूप में जाएंगे, उनको पकड़ना है। उनको पकड़ करके बहुत छोटी शीशी में हमको प्रयोग करके बताया कि उनको उसमें कैद करो और वो अपनी जो चुंगी है उसमें उसको डाल दो और ऊपर से कॉटन जो है उसको लगा दो। तो इस तरह से हम जब उसमें डालेंगे और उनकी संख्या पर्याप्त हो जाएगी तो वो अंडे देगी। वो अंडे जो है नीचे गिरेंगे, उसको हमें एक पट्टी पर जो है उनको एकत्रित करना है और उनको फसल में रख देना है। उससे जो निकलेंगे तो जो कीट आएंगे, जो भी चूसने रस चूसक वाले, उन कीटों को वो जो है उनके मुंह को वो कर देंगे बंद, और वैसा एक प्रभाव पड़ता है कि वो चूस नहीं पाते और वो कंट्रोल हो जाएंगे। ये उन्होंने हमको बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा में सबसे पहले हम लोगों को उन्होंने बताया कि जो एक पाउडर होता है उसको उन्होंने सबसे पहले हम लोगों से गर्म करवाया। गर्म करके हमने, जब वो इस तरह से हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, फिर उसको हमने ठंडा किया और उस पर एक कैप्सूल आता है जो मदर कल्चर कहलाता है। उस कैप्सूल को उस पर ऐसे हमने उसको छिड़क दिया। छिड़कने के बाद उसको उन्होंने कहा इसको रख देंगे, सामान्य तापक्रम पर रख देंगे। ये 7-8 दिन में बढ़ जाएगा। फिर उसी को जो है चावल पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चावल को पका लेंगे और पकाने के बाद उसको उस पर छिड़क देंगे तो वो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ट्राइकोडर्मा, और फिर ट्राइकोडर्मा के बाद फिर हमें माइकोराइजा पर भी यही बात, माइकोराइजा जो है उसका भी एक मदर कल्चर रहता है। और मक्का जो है, मक्का को हम गड़ा देंगे और उसमें फिर जब वो उग आएगी वो मदर कल्चर उसमें डाल देंगे। तो मक्का जो उगेगी उसको जो है ऊपर से जो जमीन से 1 फीट ऊपर तक की काट लेंगे और उसको जड़ सहित उसको जो है करके फिर उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने हमको प्रशिक्षण दिया। बायो फर्टिलाइजर में उन्होंने जो हमको बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो गोबर गैस के स्लैरी का उपयोग उन्होंने बताया। गोबर गैस की स्लैरी जो है उसमें 60% स्लैरी और 40% जो रॉक फास्फेट मिलता है, यदि इसको मिला लेते हैं तो ये जो है हमारा क्रोम बन जाता है और इससे फास्फेट की पूर्ति हो जाती है और दूसरे तत्व मिल जाते हैं। तो ये काम वहां पर हो रहा है केबीके में। और उन्होंने बताया उनके पास एक मशीन भी है जो इसको डीएपी के आकार का देती है, पर वो अभी खराब थी इसलिए वो डीएपी, और वो डीएपी अभी नहीं बना रहा है क्योंकि धान में ये जो है मिक्सचर ही उसका काम कर देता है। तो ऐसे ही मतलब हम भुरक सकते हैं। तो अभी वो 60% जो
सैलरी और 40% इसको मिला करके डीएपी जैसा बना करके दे रहे हैं। साथ में उनका एक और मतलब जो उन्होंने लैब स्थापित की है, वो सर अनुपस्थित थे किसी कारण से, तो लैब का उपयोग तो हमको नहीं बता पाए। और फिर विभिन्न तरह के, जैसे वहां पर जीवामृत, घनामृत, सप्तपर्णियार, अपने और भी बहुत सारी तरह के जो दवाइयां वो बनाते हैं, उन सबको भी उन्होंने हमको बताया कि इस तरह से हम अपने कीट का प्रबंधन भी कर सकते हैं। फिर हमको भ्रमण पर एक किसान के यहाँ ले गए, कुशवाहा जी के यहाँ उन्होंने हमें भ्रमण करवाया। वहां पर आदरणीय विनय कुमार जी जो बार बार बात करते हैं कि किस तरह से हमको इंसेक्ट से बचना चाहिए, तो वहां पर नीली पीली पट्टी भी उन्होंने उसके द्वारा भी उस पर नियंत्रण किया था। और उन्होंने लो कास्ट में ये जो अपने बाटल होती है, इन बाटल में लगभग लगभग 1 इंच का जो है खिड़की नुमा उसको काट लिया था, बनाया, और उसमें वो जो एजेंट है जो जो मिलता है, उसको रुई में लगा करके रख दिया। हमने देखा बहुत सारे जो है मक्खियां जो है इंसेक्ट उसमें आए और मर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अपने फील्ड पे लगा के रखी थी। तो बिल्कुल लो कास्ट में, कोई कास्ट नहीं और कुछ नहीं। उन्होंने भी अपने खेत में फिर 3 लेयर फार्मिंग उन्होंने की है। उन 3 लेयर फार्मिंग में उन्होंने गोभी भी लगाई थी, और ये अपने स्वीट कॉर्न लगाया था, और स्वीट कॉर्न के साथ दूसरी चीजें भी थी, ज्यादातर परवल भी लगाया था, परवल। जी हाँ, पर और साथ में परवल भी था। तो अब आदरणीय शरद जी आ गए हैं, वो आगे आपको और अधिक जानकारी देंगे। जी ओम। परवल वहां पर मतलब ठीक लगाता है, और ज्यादातर किसानों ने कि परवल के पौधों की उपलब्धता के बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हम सितंबर अक्टूबर में इसके ग्रोथ करके उसे दे देंगे। तो इस प्रकार से वहां पर प्रशिक्षण हुआ। अभी इसमें थोड़ी सी हमको कमी लगी है, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है आदरणीय शरद भैया और हमने बात की है कि हम जो है जबलपुर तक भी इस प्रशिक्षण को लेने के लिए और प्रयास करेंगे, जिसमें हम थोड़े और परफेक्ट हो सकें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मैं लेट आया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। डीआईजी साहब के आदमी आ गए थे, कुछ सामान चाहिए था हमको, तो देने के लिए। जी। अब आपने डीआईजी साहब का नाम ले दिया तो सदन ने क्षमा कर दिया। जानकारी दी। आगे आना और पड़ेगा शरद जी, आगे आना हम पड़ेगा लोग जब शरद भैया, जी आगे आना जी पड़ेगा। मैंने आगे आना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा सा आवाज कट रही है, थोड़ा सा साफ आवाज आए आपकी। आवाज नहीं आ रही अब ठीक आई है थोड़ी। अब आई सर आवाज? आ जी रही जी, है, आ रही है। जी। अब आ रही है। हम लोग अभी दादू ने काफी कुछ जानकारियां दी हैं, लेकिन केबी के बनखेड़ी की कुछ जानकारियां मैं भी आपको साझा कर देता हूं कि वो काफी अच्छा एक फार्म है 70-80 एकड़ का, जहां पे काफी जैविक खेतियां होती हैं। और काफी सारे साइंटिस्ट हैं वहां पे, जो अपने यहाँ लगभग 4 से 5 मुख्य अतिथि बन गए हैं अपने यहाँ पे। और उन्होंने अपनी मुख्य अतिथि बन के सभी लोगों ने, जो गर्ग साहब हैं, सभी आके अपने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो जिन साइंटिस्ट से अभी हमने ब्रजेश सर से सीखा है, वो भी अपने यहाँ आने के लिए तैयार हो गए हैं, और जल्दी उनसे मुलाकात होगी आप सभी की। और वो बहुत अच्छे हैं, उनको काफी नॉलेज है कि कैसे ट्राइकोडर्मा बनना है, ट्राइकोगामा बनना है, कैसे क्या चीजों का उपयोग होना है, तो वो काफी नॉलेज रखते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारे सदन में आइए और सभी लोगों को इस विषय में आप बताइएगा। तो वो तैयार हो गए हैं और बहुत जल्दी आएंगे।
मैं बताता हूँ, हम लोग जब ट्रेनिंग में गए वहां पे, तो सबसे पहले उनका फोकस ट्राइकोडर्मा में था। ट्राइकोडर्मा उन्होंने बनाने का सभी हमको बताया कि कैसे ट्राइकोडर्मा बनाना है। इसमें मेन हमें ये समझ आया, यहाँ पूना की ट्रेनिंग भी ली थी हम लोगों ने, क्योंकि दादू ने हमें पूना ट्रेनिंग भी दिलाया और वो लैब भी हमने स्थापित हुई है। और यहाँ पे अब हम लोग जैसे टॉनिक बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले से थी, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा सीख पाए उसको। इसमें मेन जो रोल होता है वो मीडिया का होता है और मदर कल्चर का होता है। मदर कल्चर अगर हमारे पास है तो हम कितना भी, किसी भी जैसे ट्राइकोडर्मा है तो कितना भी बनाया जा सकता है, और मीडिया अगर है अपने पास तो उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे साथ ये भी अच्छा रहा, हम पहले क्या करते थे कि मार्केट से बवेरिया बासियाना या ट्राइकोडर्मा की सीसी ले आते थे और उसको हम बढ़ाते थे कि ये बढ़ जाएगा। लेकिन वहां जाके जब हमने ट्रेनिंग ली तो ये पता चला कि वो ऐसे बढ़ता नहीं है, वो सिर्फ मदर से ही बढ़ता है। अगर इस चीज दूसरे इससे आप बढ़ाओगे तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा। पावरफुल नहीं होने के कारण वो जितना असर आपकी फसलों में दिखना चाहिए तो वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप कभी भी जब भी ट्राइकोडर्मा अपने घर पे बनाएं या है तो मदर कल्चर का यूज करना है, और दूसरा आपको मीडिया लेना है। तो मीडिया बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने हमें हम लोगों ने एक ट्राइकोडर्मा के लिए उन्होंने मीडिया बनाया था। तो ये जो इसकी जो होती है अपनी चावल की, चावल को उन्होंने खूब सारा पकाया, फिर उसको ठंडा करा था और उसके ऊपर कैप्सूल डाल के रखे थे, वो भी उनका है। लेकिन जो मीडिया आता है हैदराबाद से, कहीं बता रहे थे सर कि आता है वो, अगर मीडिया मिल जाए तो फिर अपन कोई भी चीज को बढ़ा सकते हैं इजीली। देसी तरीके की अपेक्षा अगर मीडिया मिलता है, मीडिया का फार्मूला उन्होंने ये नहीं बताया कि मीडिया कैसा बनता है, और वो मीडिया पूना वाले सर ने भी नहीं बताया था कि वो कैसे बनता है। मीडिया तो उन्होंने कहा था कि आपको लेना पड़ेगा। तो मीडिया पे बात आके रुकी थी। और दूसरा मदर कल्चर जो है आपको कॉलेज से या कहीं विशिष्ट जगह से आपको उपलब्ध करना पड़ेगा, और वो उन्होंने कहा कि हम उपलब्ध करा देंगे अगर आपको नहीं होगा। तो ये उन्होंने बात करी कि भैया हम मीडिया जो है और आपका जो मदर कल्चर है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत अच्छा जब ट्राइकोडर्मा हमारी आंखों के सामने बना तो हमें बड़ा यकीन से हुआ कि इसके द्वारा हम बहुत सारी अपने खेतों की फंगस को रोक पाएंगे। उन्होंने एक चीज और बताई कि आपके खेतों में अगर ज्यादा फंगस है, बहुत ज्यादा आ रही है और आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो इसका फिर आप 10 गुना पैकेट यूज कर लीजिए। अगर आप 1 किलो यूज कर रहे हो 1 एकड़ में, तो आप उस 1 एकड़ में 10 किलो डाल दीजिए। किसी भी टाइप की कोई भी फंगस, चाहे भले वो बैक्टीरियल फंगस हो, वो सारी फंगस खत्म हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारी जैसे हमारे इधर की जो सोयाबीन गई है, नर्मदापुरम से आज सोयाबीन का जाने का मेन कारण है बैक्टीरियल फंगस। गोल रहती है फंगस, और उस फंगस कारण जो वीटीसाइड और जो दवा उपयोग हुए हैं, उसके कारण यहाँ से सोयाबीन चली गई। यहाँ लाखों कुंटल सोयाबीन होती थी। इसको सोयाबीन का होशंगाबाद को कटोरा कहा जाता था। आज यहाँ पे सोयाबीन नहीं होती है। तो नहीं होने का कारण मेन यहाँ बैक्टीरियल फंगस था और तना मक्खी थी। दो चीजों ने यहाँ पे सोयाबीन को होने से रोक दिया। हमें ये समझ आया कि अगर हम लोग 10 पैकेट प्रति एकड़ यूज करते ट्राइकोडर्मा, तो शायद हम फंगस पे विजय प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमने ट्राइकोडर्मा हमारे सोयाबीन में 1 किलो ही यूज करी थी। ये नहीं मालूम था कि अगर कोई बीमारी नहीं आती है तो 10 किलो यूज करें। उन्होंने बताया कि ट्राइकोडर्मा जब भी आप खेत में यूज करें तो नमी होना चाहिए पर्याप्त, सूखे में आप ना डालें उसको। तो आपका जब भी नमी का मौसम आए या आप पानी दे रहे हो तो उसके साथ उसको बहाएं, लेकिन पानी आपका खेत में नमी होना बहुत आवश्यकता है, जब भी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा लेके आए और वहां पे 5 एकड़ में सोयाबीन बोने का संकल्प किया कि हम फिर से बोएंगे आपके डायरेक्शन में।
शायद ऐसा लगता है कि जो प्राकृतिक जो फंगस है उसके द्वारा हम शायद अपनी सोयाबीन को वापस होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में लेके आएंगे, ऐसा है। और हम लोगों ने बीज बुक करके भी आए। ट्राइकोग्रामा, फिर उन्होंने हमें एक ट्राइकोग्रामा बताया, बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया था। ट्राइकोग्रामा जो होता है वो कीटों के अंडे होते हैं, तो उसको कैसे तैयार करना वो सारा उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसीजर दिखाया। बहुत सारे अपन जैसे मक्का है, ज्वार है, और इनका जब गेहूं लेते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए आप, मतलब दलिया बना दीजिए, और दलिया बना के इसको आप एक तगाड़ी में या किसी चीज में, बर्तन में रख दीजिए, और ऊपर से एक कपड़ा बांध दीजिए आप उसमें। इसमें कुछ अंडे ट्राई को उसके छोड़ दिए जाते हैं, और धीरे धीरे उसमें जो अपने यहाँ पे जो पंखियां लगती हैं, आपने देखा होगा, तो वो पंखियां उसमें उत्पन्न होने लगती हैं, वो अंडे उत्पन्न होने लगते हैं और पंखियां उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ ही दिनों में आप 40 दिन में देखेंगे कि बहुत ज्यादा पंखियां उसके अंदर उत्पन्न हो गई हैं। फिर उन पंखियों को, जितनी सारी पंखियां हैं, उनको आप कलेक्ट कर लोगे। एक चुंगी के माध्यम से उन्हें कलेक्ट करना बताया था। तो वो सारी पंखियां जब कलेक्ट हो जाएंगी आपकी पूरी, उनको कलेक्ट करके और उनको चुंगी में रख दीजिए, और रखने के बाद उनको अब खाने पीने के लिए कुछ देना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप एक शहद, जो शहद होता है, शहद को गीला करके आप उसके अंदर टांग दीजिए। जब शहद अपन टांग देते हैं तो वो पंखियां उनको पानी पीने के लिए और जो भी लेने के लिए, वो शहद की जो अपन ने रुई टांगी है उससे वो लेते हैं, और उसकी वजह से वो जीवित रहती हैं, और वो अपने उस पीरियड में अंडे देती हैं। फिर वो जब अंडे देती हैं तो उन अंडे को आप धीरे धीरे करके कलेक्ट कर लीजिए। जब उल्टी आप चुंगी करेंगे तो सारे अंडे आपको दिखेंगे, और अंडों को कलेक्ट करने के बाद उनको बॉटल्स में भर लीजिए। और जो इफेक्टेड, उसको आपको कम टेम्परेचर में रखना है, और जो इफेक्टेड अंडे, जो फंगस है उसकी, वो आपको मिलती है कॉलेज से, वो उसमें डाल दीजिए। तो वो अंडों में एक विशेष प्रकार की फंगस तैयार हो जाती है, जो कि अन्य अंडे जो भी आपके खेतों में हैं, और जिस समय आप उसको यूज करेंगे तो वो अंडों में फंगस लग जाएगी, और जिस चीज के भी अंडे आपके यहाँ जो भी पंखी लगी हुई है, तो उसके अंडे में फंगस लगने के कारण उनकी संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये बहुत मतलब इतना वो था, लेकिन ये भी किसानों को उन्होंने तैयार करवाया, और हमारे साथ कुछ कॉलेज के बच्चे भी ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे थे। फिर हम लोगों को एक उन्होंने जैसे ये रहता है अपना जो कृमि लगता है अपने पेड़ों में, सूक्ष्म कृमि, ऐसा ही उन्हें एक मित्र कृमि बताया था, जो जिसका भी कल्चर यहाँ नहीं मिलता, कॉलेजों में ही मिलता है। तो वो भी जब आप लोग उसका स्प्रे, उसके अंडे, उसके लार्वा का स्प्रे करेंगे, तो वो भी आपके जो जैसे भट्टे में, बैंगन में जो सूट बुरर लगता है, सूट बुरर के कारण बैंगन की फसल लगभग 40% नुकसान करती है। और ये सूट बुरर ऑल इंडिया में देखा गया है। ये एक्चुअल में कपास की जो इल्ली होती है, जो उसके उसमें लगता है, वही गुलाबी कलर की इल्ली होती है। और ये गुलाबी कलर की इल्ली इतनी नुकसानदायक होती है कि बैंगन में 40% का नुकसान करती है। जिस समय भटा बैंगन अभी निकल, बारिश के बैंगन में बहुत ज्यादा लगती है वो, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रोल बताया। और वहां पे कुशवाजी किसान अपने बैंगन भी लाए थे, तो उन्होंने बहुत सारी उसकी इल्लियां निकाली, और उनको उसमें वो करके रखा हुआ था ये कैसे इनको। तो वो जो प्यूबा है अपना, जो बैंगन में घुसा हुआ है, उसमें वो लार्वा घुस जाता है। जैसे एक कृमि होता है, तो वो कृमि को, वो मांसाहारी कृमि है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार जैविक तरीके से ऐसे ऐसे कंट्रोल बताए उन्होंने, जो हमें बहुत 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 अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग वहाँ के फॉर्म में बहुत सारी हमने देखा कि जैसे 85x85 में कैसे सब्जियां जो रहती हैं, वो सारे साल भर की 10 आदमियों की आप सब्जी लगा सकते हो।
अगर 85x85 फीट की जगह आप लेते हो तो उन्होंने मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे आप उसमें सब्जियां, पालक, धनिया, टमाटर, ऐसी सारी चीजें लगा लें तो 10 आदमियों की सब्जी पूरे वर्ष भर आपको खाने को मिलेगी। वो साइंटिफिक तरीके से उन्होंने कहाँ ऊंची क्रॉप होनी चाहिए, कहाँ गाजर होनी चाहिए, तो कहाँ पे आपका पालक, धनिया ये होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसमें बताई थी। तो वो इस सदन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एक छोटी सी जगह में 85x85 में आप पूरे साल भर की सब्जी को जैविक तरीके से उत्पादित कर सकते हैं। उन्होंने उसमें ड्रिप लगा रखा था, अपने नीली पीली पट्टी लगा रखी थी उन्होंने, और उन्होंने एक नए टाइप का स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ था जो जमीन से दोनों तरफ फुहार मारता है, तो उससे प्लांट धुल भी जाते थे और वो पानी बहुत अच्छे ढंग से उनकी पीते थे। तो वो उनकी बहुत अच्छी थी। उनके यहाँ पे गाय के चारे के लिए 3-4 टाइप की घास है, बहुत अच्छी अच्छी घास है, जो एक बांसनुमा घास का भी अभी बीज उन्होंने किया हुआ है, रिसर्च चल रही है। वो बहुत अच्छा मीठा है और गन्ने जैसा बढ़ता है ऊपर, तो वो बहुत अच्छी पशु आहार के लिए बहुत अच्छी घास है, जो शायद अपन लोग पूरे सदन में उसका बीज आसपास के लोगों को भिजवा पाएंगे। और वो जब भी बीज तैयार होगा तो जैसे भी आप संपर्क में अवश्य रहें। और उनके हम लोग जब उनकी गौशाला गए तो गौशाला हमने देखा कि बहुत अच्छे से व्यवस्थित थी। हर जगह जैसे गाय उन्होंने जो रख रखी थी, तो गाय के सामने ही उसका बछड़ा जो बच्चा होता है वो सामने की ओर बंधा हुआ था। तो ये हमने कहीं भी नहीं देखा। हमने देखा कि गाय के अधिकतर या भैंसों के बच्चों को दूर ले जाके बांध दिया जाता है, अपने घरों में भी बांध देते हैं। तो वो ममता जो साथ में बच्चे को बना हुआ देखा तो एक आत्मा को छू गया था, क्योंकि वो बार बार गाय अपने बच्चे को चाट रही थी। मतलब हर घंटे, हर 2 घंटे में वो उठ के अपने बच्चे को चाट लेती थी, देख लेती थी। वो जब सामने उसका बच्चा बना रहता है तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब देखने लायक था। आज तक मैंने जितनी डेयरियां देखी ये व्यवस्था नहीं देखी थी। ये व्यवस्था उनकी मुझे बहुत ज्यादा मन को छुई कि जो जिसका बच्चा बड़ा हो रहा है वो उसके साथ सामने की तरफ बंधा हुआ है और वो इजीली उसको चाट सकती है, उसके चेहरे को। तो वो बहुत बढ़िया था, देखने के लिए था और बहुत अच्छा था। और वो बच्चियों को तैयार कर रहे थे कि आगे कैसे उनकी संतति बहुत अच्छी बढ़े। और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की गाय थी, बहुत अच्छे नस्ल के सांड थे, जो तकरीबन मेरे ख्याल 10 लाख रुपए तक उन्होंने बताए थे कि ये सांड की कीमत है। और वो डेयरी में मैंने काफी टाइम लिया, उनका पूरा समझा कि कैसे गाय वो बराबर जो 25% गीला, 25% सूखा भूसा, सब दाना मिला के गाय को हमेशा दाना दे रहे थे। और मैंने देखा कि वहां रामायण का संगीत चल रहा है, जो हमेशा गाय को, मैं कितनी बार भी गया तो मैंने ये पाया कि वहां पे संगीत हमेशा, उनकी जो गौशाला है उसमें वो संगीत बज रहा था कुछ। तो बहुत अच्छी उनकी गाय थी। वो जो घी तैयार करते हैं उन्होंने बताया कि हम ताजे दूध से घी तैयार करते हैं। दूध को मतलब जैसे दूध लग के आया तो उस ताजे दूध को ही सीधा जमा देते हैं और जमाने के बाद हम घी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूध की मलाई निकाल ली और फिर बनाया हमने, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको मही, खेत के लिए मही की, बहुत दही की आवश्यकता होती है और वो 70 एकड़ में दही और मही की आवश्यकता के अनुसार अपना घी तैयार करते हैं। और घी भी इतना शुद्ध पवित्र मिलता है, उसको 1400 रुपए लीटर में वो दे पाते हैं। मुझे ये लगा कि किसी चीज में अगर अपना विशेष गुण हो, अपने खेतों में, अपनी डेयरी में, तो अपन अपने उत्पाद का ज्यादा मूल्य ले सकते हैं। ये मैंने वहां पे पाया कि कैसे किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन करके मूल्य को ज्यादा लिया जा सकता है। तो ये चीजों भी मित्रगण को, मेरे किसान भाइयों को, सभी को सीखने के लिए है कि किसी भी चीज का वैल्यू एडिशन करने के बाद उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे जब डेयरी देखी तो गोबर गैस पे गए। उनके 2 बड़े बड़े गोबर गैस थे। जो एक गोबर गैस में उनका जो हॉस्टल में जो भी छात्र बच्चे रुकते हैं
उनके लिए था, और दूसरी उनकी जो थी हॉस्टल जो डेयरी के पास थी, तो उसको वो जैविक फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग करते हैं। उनका लिक्विड जो सैलरी रहती है उसमें वो राइजोनियम बैक्टीरिया, आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग, बहुत सारी चीजें उसमें वो तैयार कर रहे हैं। और दूसरा प्रोम बनाने में उपयोग कर रहे हैं। जो अपने यहाँ एक मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने बताया था कि सागर से वो जो मिट्टी लेके आते हैं जिसमें सुपर फास्फेट का जो कंटेन है वो मिलता है, तो वो ही वो वहां से लेके आए हैं और उन्होंने बनाया है। अभी होशंगाबाद डीडीए ने उनको 500 टन का ऑर्डर दिया हुआ है। 500 टन वो तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा खाद तैयार हो रहा है, जो सोयाबीन के धान के समय उनके खेतों में किसानों को सब्सिडी पे उपलब्ध होगा और वो सभी किसानों के घर पहुंचेगा। तो उसमें आराम से आप अपनी ट्राइकोडर्मा जो आप लेके आएंगे या बनाया हुआ है वो मिला के फैला के डाल सकते हैं। उनके पास डीएपी नुमा बनाने की भी मशीन है, जो अभी शायद कुछ ग्रीसिंग ऑयलिंग चल रही थी, तो वो अभी बाकी था। लेकिन अभी उनको ऑर्डर पाउडर फॉर्म का ही मिला है 500 टन का, तो वो उसमें बनाने को लगे हुए थे। हमने देखा कि हर क्षेत्र में उनका एक साइंटिस्ट होता है। जैसे डेयरी में एक साइंटिस्ट है, एक प्रोम बनाने में साइंटिस्ट है, एक जैव लैब में एक साइंटिस्ट है, बीज उत्पादन इकाई में एक साइंटिस्ट है। उनकी बहुत अच्छी बीज उत्पादक जो है इकाई बहुत अच्छी है। मैं पिछली बार मैंने मुन्नीलाल सर जी को बोला भी था कि अपन बनखेड़ी चलेंगे, लेकिन वो टाइम की ऐसी कुछ कमी रही नहीं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा सदन वहां तक जाए और एक दिन दे, और मैंने पवन सर को भी रिक्वेस्ट करी थी उस समय, लेकिन वो वहां दूरी होने के कारण उस समय अपन लोग नहीं जा पाए थे। पर जब भी मौका बनेगा तो सदन का वहां पे जरूर भ्रमण होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। केवीके का इतना डेवलपमेंट होना, उस एरिया पे उसका असर दिख रहा था। वो मेन बात थी कि वहां के किसानों का जो उठाव है वो लगभग दिख रहा था। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अपने सदन का असर दिखता है, जो भी लोग इस सदन से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त कर रहे हैं। ये देखा है मैंने सदन। तो सदन से ऐसी बहुत सारी जानकारियां, ऐसी बहुत सारी चीजें, अपने जीवन में परिवर्तन, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने खेतों में, अपने पशुपालन में, अपने वर्गों में, महिला वर्ग में, सब में परिवर्तन इस सदन की ये बड़ी खूबसूरती विशेषता है कि सभी में परिवर्तन मिलता है। एक सामान्य रूप से पवन सर जैसे कुछ चीजें बोलते हैं तो मन को छू जाती है कि कोई भी काम करो तो रॉकेट की तरह करना है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे उसको करना है। बैनी प्रसाद सर जी, मुन्नीलाल सर, मतलब सभी का इतना ज्यादा, दुबे सर, जो चीजें होती हैं वो बहुत उपयोगी होती है। कहाँ क्या चीज कौन, मतलब हम लोग तो ऐसे मन लगा के देखते हैं जैसे कोई रामायण देख रहा हो कि कब कौन सी चीज कहाँ क्या उपयोग में मिल जाए, क्या हो जाए। अभी इतनी उम्र में मैंने दादू को इतनी फुर्ती से ट्रेन में चढ़ते और उतरते देखा है। बहुत फुर्ती है उनके अंदर। वो एक ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई दूसरी ट्रेनिंग की बात करने लगते हैं या वो अपने को जबलपुर ट्रेनिंग लेने चलता है। ये उनकी बड़ी विशेषता है, मतलब ट्रेनिंग उनका एक शौक है और वो किसानों को ट्रेनिंग कराने का एक बहुत वो रखते हैं। उनमें मैंने ये हमेशा देखा। अपने यहाँ लोगों ने वहां खाना खाया कि नहीं खाया, किसको चाय मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली तो वो खुद ही ला के दे देते हैं कि भैया ये चाय पियो आपकी। ये उनकी बड़ी विशेषता है। रूप सिंह भैया ने ली ट्रेनिंग, तो काफी अच्छा हमारा सफर रहा और बहुत अच्छी। मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि सभी लोग वहां पे ट्रेनिंग ले और सभी आए। और मुन्नीलाल सर के साथ तो हमारे एक दो बार प्रोग्राम भी बना है वहाँ का, लेकिन वो ऐसा समय रहा कि वो 100 किलोमीटर होने के कारण वहाँ पे नहीं जा पाए। वहां से 4 साइंटिस्ट मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि बन चुके हैं अपने यहाँ पे, और अभी एक दो और बाकी रह गए हैं। तो वो लोग भी अपने सदन में आएंगे। यानी आप सोचिए कि जहाँ वो कॉलेज है उस सदन में अपने आके उन्होंने एक एक घंटे अपन लोगों को पहले से ही सारे आ गए, वहां के जितने साइंटिस्ट विशिष्ट थे। एक दो साइंटिस्ट है तो वो भी आने वाले हैं। दादू ने काफी उनसे बात कर ली है कि भैया आपको आना पड़ेगा। और
इतना सारा हमने सब कुछ देखा और हम लोग अब दादू बता रहे हैं कि कोई नई जगह चलना है, तो बस हमारी तैयारी फिर नर्मदापुरम की चल रही है कि अब ये सदन के लोग नर्मदापुरम के कहाँ जाएंगे, ये दादू को पता है। जी ओम। जी आदरणीय शरद भैया, और आपकी चर्चा हमें लग रहा है कि युगाहार कार्यक्रम यात्रा की भी आपकी चर्चा हुई है कि हम जो है जो जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा है वो विभिन्न जगह चल करके वो यात्रा की भी शुरुआत करने की कुछ आपकी योजना बन रही है, ऐसा मुझे आभास हुआ है कि आपकी चर्चा जी हुई है जी जी कि इसको युगाहार कार्यक्रम को विभिन्न जिलों में और तहसीलों में या अन्य जगह पहुंचाया। इस योगाहार कार्यक्रम की सर हम बता दें आपको, इतनी हमारे यहाँ पे मतलब नर्मदापुरम में जिस दिन से योगाहार कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ एक ऐसा दीप से दीप जलाने वाला जो काम रहता है वो किया है। आज मतलब प्रशासन, आप देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एग्रीकल्चर डीडीए 500 टन जैविक खाद ले रहा है। पहली बार आप सोचिए नर्मदापुरम में 500 टन जैविक खाद बटने को जा रही है, कितनी बड़ी चीज है आप सोचिए। ट्राइकोडर्मा ऑर्डर हो रहे हैं, लाखों सीसिया ट्राइकोडर्मा की बन रही है। नर्मदापुरम कहाँ जा रहा है ये देखिए। और एक योगाहार की एक शुरुआत थी जिसने कि यहाँ पे एक दिशा और सारी चीज ही चेंज कर दी। आज हम लोग वहां पे गए तो वहां पे भी एक ग्रुप आया हुआ था जो जेबी की ही चर्चा कर रहा था, और बहुत सारी संगोष्ठियां, बहुत सारे समूह नर्मदापुरम को जैविक बनाने में जो योगाहार कार्यक्रम में जो शुरुआत करी थी वो शायद मील का पत्थर साबित होगी इस जिला को जैविक बनाने में, और लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में सफल होंगे। क्योंकि यहाँ का कृषि विभाग भी उस दिन से मैं देखता हूँ कि निरंतर वो लगा रहता है कुछ ना कुछ जैविक में काम करने के लिए। आज केमिकल का ऑर्डर ना करके कृषि विभाग ने और जैविक का जो 500 टन का ऑर्डर किया, उससे लगता है कि विभाग भी, शासन भी इस चीज को चाहता है कि ये जैविक हो, और इसमें जो मंशा सरकार की दिखती है वो भी कहीं हद तक बहुत अच्छी दिखती है। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी हो। जब युगाहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था तब आपके मार्गदर्शन में आपके साथ आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी थे और हमारे डांगी जी भी थे और अन्य साथी थे। जब कलेक्टर साहब से भेंट की, कलेक्टर साहब ने सोचा ऐसी कौन सी जी संस्था है, ऐसे किसान एक अपना स्वयं का भोजन लेकर के इकट्ठा करके कोई नाश्ता देगा, कोई भोजन करेगा और एक किसानों का आयोजन कर रहे हैं। जबकि सरकार आयोजन करती है तो किसान वहां पे लाने के लिए बसें भेजी जाती हैं, कारें भेजी जाती हैं, उनका सारा इंतजाम किया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसी संस्था पतंजलि है कि जो बाहर से आकर के और किसानों को इकट्ठा करके स्वयं किसानों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे डीडीए साहब का सहयोग आपने देखा, कलेक्टर साहब का देखा, वहां पूरा। तो आपने नर्मदापुरम में जो उत्सुकता दी है, उनको इतना ज्यादा उससे जो है वो लगा है कि यार मेरा काम है, ये काम मेरा है, जो पतंजलि के योगाहार परिवार कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, स्वैच्छिक रूप से कर रहा है। तो उनको उस दिन से जो है इतना वो लगा कि नर्मदापुरम में बिल्कुल प्रशासन, सरकार लग गई है जैविक प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में। ये उसका आप सबको श्रेय जाता है कि आप सबके प्रयास से, सबसे आपने जो प्रचार प्रसार किया, सबने जो है पूर्ण सहयोग तन मन धन से किया और उसका प्रभाव है जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेज हुआ है जी, स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को नमन। मैं केवल दो बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो वर्मी कंपोस्ट ऐसे यदि हम बेचेंगे तो केवल 11-12 रुपया किलो बिकता है, परंतु उसी को यदि हमने ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा से इनरिच कर लिया। एक कॉलेज का विद्यार्थी वहां आए थे, वो उसको इस प्रकार प्रयोग करके उसको 50 और 60 रुपया किलो के हिसाब से बेचेंगे। तो ये भी वहां पर हमको एक बड़ी बात समझ में आई है कि हम अपने उत्पाद को किस तरह से और इनरिच कर सकते हैं उसी को। जी ओम, बस इतना ही मुझे कहना था। जी ओम। जी जी,
और सदन में और किसी भाई बहन का, जी रामकृष्ण रघुवंशी जी प्रकट हों। जी ओम। मेरा निवेदन शरद भैया से ये था कि आप जिस ट्रेनिंग में गए थे उसमें हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन में आप एक दो भी ट्रेनिंग का सभी उपयोगी होगा और ये तो बन रहिएगा। आवाज कट रही है आपकी प्लीज भैया रघुवंशी जी, नेटवर्क में आइए आप। निवेदन ये था, अभी आ रही है आवाज ठीक से? जी 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 जी, मेरा शरद भैया से निवेदन ये था कि हमारा ये तय हुआ था कि जैसे एक साथ अगर दो कार्यक्रम आ जाते हैं कहीं, तो हम में से कोई एक बंदा वहां चला जाए और दूसरा बंदा दूसरा कार्यक्रम अटेंड कर ले। तो उससे संबंधित यदि वीडियोग्राफी की है आपने या कोई वीडियो शूट किए हों तो उसे सदन में और आपस में शेयर जरूर करें। जी ओम। जी, शरद भैया ने आपका सुन लिया है। और अब मैं चाहूंगा कि किसी का अगर कोई सवाल हो इस प्रशिक्षण को लेकर के, युवा उत्सव को लेकर के, या आगामी कोई सुझाव हो, तो सदन में अपनी बात रख सकते हैं अनम्यूट करके या हैंड रेज करके। मैं अ, जी मेहरा जी। जी ओम, हमारा निवेदन यही है कि जो मल्टीमीडिया और जो मदर कल्चर मिलता है हमारे वैज्ञानिक महोदय जी हमें बता दें वो कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग जो है बहुत वो उसका उपयोग करके जो प्रक्रिया है वो तो हमने सीख ली है, पर अब उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो उस संबंध में यदि हम सदन से मिल जाती है तो बहुत अच्छी रहेगी। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय पवार साहब ने हैंड रेज किया था, मैं आमंत्रित करता हूँ आप अपनी बात। नमस्ते सर, मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे अभी क्लिप भेजी, वो कोई डॉक्टर मिश्रा के, तो ये गोबर में से और ये निकलता है, तो वो क्लिप में दिया है, उनका नंबर वगैरह सब दिया है। तो जिनके पास में गौशाला का काम है तो उनसे संपर्क करके वो अपन मतलब गोबर में से सेलुलोज अलग निकालना, शायद वो बोल रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में वो 800 से 8,000 रुपए ग्राम तक के बिकता है। तो मुन्नीलाल भाई साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्लिप भेजी है वो। बढ़िया। जी 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 हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो डॉक्टर वर्मा है। हाँ, डॉक्टर वर्मा है, वो इस कप पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लेनिन, उसमें से लेनिन को अलग करके वो प्लाईवुड इंडस्ट्री और पेंट और उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। उन्होंने शरद भैया को मैंने पहले भी शेयर की थी, तो वो एक बहुत चमत्कारिक चीज है। जी ओम। जी बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि चूंकि युवा कार्यक्रम का प्रभाव और आप सबका सहयोग और सहभागिता से निश्चित ही परिवर्तन समाज में आ रहा है, किसानों में परिवर्तन आ रहा है। यही उद्देश्य है कि किसानों में परिवर्तन आए, हमारे किसान समृद्ध हों और इस देश को सात्विक भोजन प्राप्त हो। ऐसी उम्मीद के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आशा चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन कुमार सर जी से कि वो आज हम सबका लिए आशीर्वाद स्वरूप अपने मार्गदर्शन दें, और फिर हम इसके बाद आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, पुनः सभी को नमस्कार और बहुत सुंदर मार्गदर्शन, अपने जो अनुभवों का आदान प्रदान पहले रमेश चंद मेहरा जी ने, उसके बाद शरद जी ने, और नर्मदापुरम की यादें आपने फिर से ताजा कर दी। बिल्कुल हमारी बात हुई थी, हम बंद कर ही जाएंगे, कार्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन समय सीमा हमारी नहीं हो पाई और हम नर्मदा मैया की में भी जाने में भी लेट हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही आनंददायक दिन वह हमारा रहा 8 तारीख का, जिसमें हमने जितना हम देख सकते थे, जितना हम पा सकते थे, उसको पाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया।
तो बहुत सुंदर ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये सीखने सिखाने का अनुभवों का आदान प्रदान, यह सब हमें आगे ले जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से जो हमारी चर्चा हो रही है उसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी परिवर्तन हुए हैं, न केवल हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कार्य करने में, और दूसरों के साथ हमारा अब जो रिश्ता है उसमें भी परिवर्तन हो गया है। पहले अगर हम पहली बार मिलते हैं किसी से तो कुछ और बात होती है, लेकिन बार बार मिलते हैं, बार बार अनुभव लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और एक फिर मन बनाते हैं कि यह जो बात हो रही है इसमें हमें क्या मिल रहा है या क्या हम दे रहे हैं। जो हम दे रहे हैं वही कमाल की चीज है, जो हम देते हैं उसी से ही परिवर्तन होता है, उसी से ही स्थायित्व आता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया। जब हम पूरी योगाहार के जो भी साथी थे स्वैच्छिक रूप से आए थे, आपने भी स्वेच्छा में 2 कदम बढ़ाए। पूरी नर्मदापुरम टीम को उसको करने के लिए हम बार बार याद करते हैं, वो दृश्य हमारे सामने आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई भी हमारा साथी जिसने यह अनुभव लिया है साक्षात रूप से, वो दृश्य कभी नहीं भूल सकते हैं। और मुझे मानना है कि ऐसे से ही इस परस्पर प्रेम से ही हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति जो हम एक दूसरे को देते हैं उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं, इससे ही आगे हम बढ़ पाते हैं, दुगनी तिगनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहें, प्रेम देते रहें, विचार देते रहें, अच्छी चीजें देते रहें, तो इससे हम सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मेरा तो मानना है यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, यही हमारा गंतव्य होना चाहिए, इसी से ही हमें गति मिलेगी, इसी से हमारे उसमें गुणवत्ता आएगी। तो जो मैं 3G 4G की बातचीत कर रहा था उसी से हम एक दूसरे को हम आगे देते हुए इस योग जो बन रहा है हमारा हमारा आपस में कार्य करने का जो योग बन रहा है, और इसको हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें भी परस्पर इस पैरेलली चलती जा रही हैं, जिसमें कि कुछ ऐसा लगता है कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा उदय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी अ, हमारे जो नया हमारी अ, जो हमारी लोकसभा बनी है, जो हमारा सरकार का एक प्रयास है कि एक 23 महीने में कुछ 18 19 20 महीने में एक नई बिल्डिंग बना करके और वहां पर जो सेंगोल का की स्थापना की गई है, जिसको कि हमें नहीं पता था। तो ऐसी सब चीजें हमारे ये चीजें इंगित कर रही हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, और हम भी उसी राष्ट्र का एक हिस्सा है, हम भी अपना योगदान कर रहे हैं, हम भी उस राष्ट्र के लिए कुछ दे रहे हैं। तो इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माता के लिए, यहाँ के रहने वाले प्राणियों के लिए सब हम योगदान करते रहें और अपना कुछ देते रहें। जो आपने बनखेड़ी का गाय माता का और उसको बच्चे का सामने जो दृश्य दिया है, मुझे लगता है कि वही दृश्य हमारी गौ माता का बहुत सारी हमारी उसमें दिखाई देता है कि बच्चियां है और गाय उसके सामने है, मतलब गाय एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यह चीज मुझे लगती है बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताई, क्योंकि इसी से ही यह प्रेम क्योंकि कोई भी माँ क्या चाहेगी कि उसका बच्चा कभी भी उसकी आंखों से ओझल हो जाए, कभी भी ये संभव नहीं है। और अगर होता है तो बड़ा मन में एक व्यथा हो जाती है, इसको हम देखते हैं। तो ऐसा ही गाय माता के साथ भी है, इसको बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहिए। वो दूर इसलिए रखा क्योंकि हमने अपने कार्यों को व्यावसायिक रूप से रख दिया कि गाय बछड़ा अगर रहेगा तो दूध पी लेगा, बछड़ा अगर रहेगा तो वो डिस्टर्ब होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि बछड़े को और माँ को और बच्चे को तो साथ ही रहना चाहिए। जब वो बच्चा है तो उसको माँ के पास ही रहना चाहिए। ऐसा हमारे गौ माता के साथ भी है। तो ये बहुत सुंदर बनखेड़ी के जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस सदन में भी आए हैं, उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया है, हमने उनकी ऊर्जा भी देखी है, और यह ऊर्जा बनाए रखें, और यह ऊर्जा से पता लगता है कि वो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको हमारी तरफ से सभी, जब भी आप उनके साथ मुलाकात होगी इस सदन की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई जरूर। उनका इससे हौसला बढ़ेगा, उससे उनका जो इस मंच के प्रति जो उन्होंने अभी तक के योगदान किया है
वो इसी तरह से अन्य मंच को, अन्य लोगों को भी इस तरह का अपना योगदान करते रहे, ऐसी हमारी कामना है उनके प्रति। ऐसा भी उनको आप बता सकते हैं, उनको हमारे सदन की तरफ से वे विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो वो और अच्छा करेंगे। जितना अच्छा वो अभी कर रहे हैं उससे भी अच्छा और करने का प्रयास करेंगे। और इस नर्मदापुरम को और उसके आसपास के और भी जो क्षेत्र है जहाँ पर भी हमारे साथी मिलकर काम कर रहे हैं, उनको एक आदर्श जिले के रूप में, एक जैविक जिले के रूप में इसको एक देखने के लिए लोग आकर के इसको देखें कि यहाँ पर लोगों ने, किसानों ने स्वयं क्या किया है और एक दूसरे का सहयोग करके वो किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत हो, यही हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं भी है। इसमें आप जरूर सफल होंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। और महत्वपूर्ण बात यह है, अभी देश भर से हमारे जो किसान भाई जुड़े रहते हैं, खुशी की बात यह है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को पूरे भारत में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य जो है मिला है कि सभी किसान भाई, आप किसी भी राज्य के किसान भाई जुड़े हुए हैं, वो अपना जो जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं वो जो है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से आप जैविक प्रमाणीकरण करा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो सरकार के साथ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी अनुबंध हुआ है, उसमें भी पूरे देश भर में हम जो है इसका सेवा कर सकते हैं। जो कृषि विभाग से संबंधित किसी भी योजना का क्रियान्वयन हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको करेगी। तो अब ये अपन को एक साधन भी मिल गया है सरकार के साथ काम करने का, सरकार की योजनाओं में सहभागी बनने का। जो सरकार प्रशासन चाहता था कि हम पतंजलि को के साथ काम करें, उनकी इच्छा थी विभाग की, और वो अब समय आ गया है। ग्राम उद्योग संस्थान का भी जैसा अभी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया, उनसे और चर्चा करेंगे। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में पतंजलि की जो है सहभागिता सरकार के साथ हो रही है, तो हम महत्वपूर्ण हैं। हमारे किसान भाई, हमारे जो वैज्ञानिक गण और इस योगाहार कार्यक्रम के सदस्य इस कार्यक्रम को और जोड़ें, और अन्य जो है जो होनहार व्यक्ति हैं, समाज में हैं, क्षेत्र में हैं, अपने किसान हैं, उनको जरूर इसमें जोड़ें, ताकि हम पूरे देश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने अपने अनुभव, अपना अपना जो हमारा संबंध है अधिकारी और समन्वय है प्रशासन से, उसका हम लाभ ले सके और अधिक से अधिक किसानों का भला कर सके। इसके माध्यम से हम उद्देश्य की पूर्ति कर सके, मेरा ऐसा निवेदन है। जी, आदरणीय विनय कुमार जी ने हैंड रेज किया था, वो अपनी बात रखें, फिर मेरा विश्वनाथ जी को बुलाता हूँ। हेलो जी ओम, सदन को नमन। कल सर एक किसान से हम मिले, वो गोपला की बात कर रहे थे। दिल्ली में गोपला संस्था कोई काम कर रही है। उसके पहले हमारे मुख्य अतिथि जो थे उन्होंने भी गोपला की बात की थी। तो यदि किसी को जानकारी हो ये गोपला क्या कर रही है तो बताएं सर। जी जी, जानकारी जी विनय कुमार जी। ऐसा है मुन्नीलाल जी, मैं सुन रहा था अभी जो बोल रहे थे, वो ट्राइकोकार्ड की बात कर रहे थे, ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे थे। वो तो है, बहुत इफेक्टिव है। और वो कीड़ा जैसे जो फल छेदक हैं, तना छेदक हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव है। 1 एकड़ में वो 2 नीचे लगा देते, पत्ती काट के, पत्ती नीचे काट के कार्ड होता है, और उससे कंट्रोल हो जाता है काफी कुछ हद तक के। जो अंडा दे देता है वो कीड़ा, उससे कंट्रोल लिए। तो इसी सबसे बड़े चैलेंज है, मैं देख रहा हूँ जो भी है, जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, मगर हम लोग खाने को, फल और सब्जियों में समस्या है। अनाज में तो है ही समस्या। जैसे आप मूंग की बता रहे थे, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना दवा पड़ रही है नर्मदापुरम में। वो हर जगह नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हर जगह। सबसे बड़ी चैलेंज है कि फल और सब्जी हम ही लोग नहीं खा पा रहे हैं। जो लोग इतने आत्म मंथन करें कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये इस पे जरूरत है कि हम लोग फल और सब्जी कैसे सुरक्षित खाएं। जो भी खाएं, अगर आसपास मिल रहा हो, जितने लोग हैं, कोई आदमी खोज नहीं सकता है कि पूरा मैं खा लूं। अगर खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या कमर्शियली कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इस पे देखें कि हम कैसे करें, फल और सब्जी कैसे हम बचाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय विनय कुमार सर जी, आपने जो कि हम सबको फल और सब्जी जिसमें बहुत अधिक केमिकल डलता है, जहर डलता है, जिसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, शरीर में, इस पर हमको जरूर, हमारे योगाहार कार्यक्रम के जो सदस्य हैं उनको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो फल और सब्जी ले रहे हैं वो केमिकल मुक्त हो। जी आदरणीय गजानन जी। ये अपने योगाहार कार्यक्रम में चिंतल वेंकट रेड्डी आए थे, हैदराबाद वाले। उन्होंने बताया था 75 किलो 3 फीट नीचे की मिट्टी, 25 किलो
ऊपर की मिट्टी, इसको दोनों मिट्टियों को सुखा के उसको लगाना है 5 किलो एरेंडल तेल, और 15 दिन के बाद में फल और सब्जी में उसको खत की तरह देना है। तो अगर उसके 2-3 मतलब शुरुआत से एप्लीकेशन अगर रहे तो उसके ऊपर कोई कीड़ आती ही नहीं। वो भी आगे गए और ये सब लोगों को मतलब पता भी है, क्योंकि अपने यहाँ पे वो बलवा जाट जी भी आए थे। वो नीचे की मिट्टी 20 किलो और 1 किलो एरंडी का तेल लगा के 200 लीटर का छिड़काव अगर प्रिवेंटिव मेजर में ही कर दिया हफ्ते के हफ्ते, तो कोई कीड़ वो फसल के पास में आती ही नहीं। क्योंकि मैंने तो अभी चावल पे 10 दिन को आधा किलो चावल को एरंडी का तेल लगाया था, तो अभी 3-4 महीने हो गए, उसमें कीड़ा तो लगा ही नहीं, और वो चावल की सुगंध बढ़ गई और एरंडी की सुगंध आती ही नहीं। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी अनाज हो उसको अगर 1 क्विंटल को 250 ml एरंडी का तेल लगा दिया, वो प्योर होना चाहिए। अब ये तो बात है उसमें। और दूसरी एक आपने बात की थी ये सर्विस प्रोवाइडर की, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ में ये अपन ने बोलना चाहिए कि उन्होंने कैसा किया, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में सब लाल फीताशाही में वो मिशन अटका दिया है। म्हणजे अपने को कंपनी करना है, फिर 29 साल के लिए लीज करना है, यहाँ तक कि तो फिर स्थानिक स्वराज्य संस्था का एनओसी लेना है, ताकि एनओ करने का काम नहीं पड़ता। फिर बाद में जो अपने कंपनी की बिल्डिंग होती तो उसके लिए टेक्निकल सैंक्शन, वो टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए जिला का जो कार्यकारी अभियंता रहता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, और उसमें भी डिजाइन ऐसी बनाई है कि मुझे जबरदस्त हेवी, जितना अपने को काम नहीं। क्योंकि हम धामनगांव जैविक मिशन जो अभी पंजाबराव जैविक मिशन जो अभी महाराष्ट्र में 6 डिस्ट्रिक्ट में चला था, उसमें मैं हूँ, और वो गोडाउन का डिजाइन जो 12-13 लाख में होने वाली चीज है, वो चीज एकदम 23-24 लाख पे लाके डाल दी उसमें। तो इतनी जरूरत है, तो ये उसके ऊपर भी मतलब उन्होंने विचार करना चाहिए कि जैसा बाकी के भी गोडाउन है तो वो कम पैसे में बना सकते हैं। और ये सब उसमें से कुछ चीजें जैसा वो अधिकारी लोगों के इसमें आती तो वो मतलब थोड़ा दिक्कत वाला काम होता, उसमें फिर काम बंद पड़ जाते सीएससी सेंटर के या बिल्डिंग के या जहाँ पे अपने को प्रोजेक्ट करना है उसके। तो ये भी चीजें अभी जैसा जैसा भी आएगा तो वो अपन उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जी बिल्कुल, जरूर, मैं आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार का मिलता रहे। अब आदरणीय मेहरपाल जी ने हैंड रेज किया है, समय हो गया है, परंतु आपका स्वागत है आदरणीय मेहरपाल जी। ओम सदन को मेरा प्रणाम। आज ये मुख्य अतिथि श्रद्धेय देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो रमेश चंद मेहरा जी और हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय जी जो हमारी थी, जो अब जो मिट्टी में 2 साल से काम करे आपकी आवाज महोदय, आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है जी मेरी आवाज सदन को? आ रही। जो मिट्टी मिट्टी और ऊपर की मिट्टी, इनको 20 केजी और डाले। अगर अरंड का तेल ना हो तो अपना मस्टर्ड का, सरसों का तेल शुद्ध ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका। अगर साथ में है, अगर 2 साल से इस कार्य पे लगा हूँ, और मैं मेरे खेत में, बागवानी में, हर फसल में, सब्जी की फसल में और करे हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। धन्यवाद जी, कल में मुझे लगता है कि कल आपका मार्गदर्शन मिले, जो तेलों का आपने बताया प्रयोग करना, अरंडी का तेल है, सरसों का तेल है, इसके बारे में कल आप हमें बताएं तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। जैसा तो कल इस पर चर्चा हो जाए, मिट्टी पर, तेल पर, और आप समय से 7 बजे जुड़ जाएंगे और नेटवर्क में रहेंगे। आज आपकी बात कट रही है, तो मैं चाहूंगा कि मेहरपाल जी कल इसके बारे में मार्गदर्शन दें। आज का योगाहार कार्यक्रम का विराम लेते हुए आज मैं आमंत्रित करूंगा आनंद नीलकंठ सावले जी, अगर सदन में उपस्थित है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करें। और आदरणीय नीलकंठ सावले जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय ओमकार नाथ जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं पहुंच रही है जी। आदरणीय रंजना जी, आवाज आ रही है जी? पहुंच रही है। आदरणीय डीडी शर्मा जी, कल मैंने याद किया था, बहुत लंबा समय हो गया था, आपको नहीं देख पा रहा था, आज आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बहुत आपने मन की बात जान ली। आदरणीय डीडी शर्मा जी, मैं कल चर्चा कर रहा था, शायद किससे चर्चा की थी मैंने, किसी से की भी थी कि आदरणीय शर्मा जी नहीं दिख रहे हैं और इनसे संवाद करना है। जी शर्मा जी। सभी को, सदन के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत दिनों से आपसे आपके संपर्क में नहीं रह पाया, कुछ निजी कारण थे और सरकारी सहयोगी था मेरा। जो आपको मैं सूचित करना चाहता हूं, मेरा घर बन रहा था पिछले 2 सालों से कोरोना के दौरान। अब वो पूर्ण रूप से मैं गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें हमारी जो इष्ट देवी है जयेश्वरी माँ, वो उनकी पूजा रखी थी 29 तारीख को। तो मैं उसके संदर्भ में व्यस्त था। शायद आज कल आप मुझे याद कर रहे थे, लंबी उम्र है शायद मेरी, और आदरणीय मुन्नीलाल जी मुझे याद करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जो बहुत दिनों से मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा था। और आप बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में, और खास करके मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे उत्तरी भारत के लोग भी इससे समय समय पर जुड़ते रहते हैं। और जो ये आज पवन जी ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर का जो ये एक पतंजलि का जो नेगोशिएशन हुई है, उसकी मुझे पूरा विस्तृत जानकारी नहीं मिली अभी, लेकिन सूचना मिली। तो मैं बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज समय की मांग है इसकी। सभी किसानों को जो उनकी मूलभूत सुविधाओं की और तकनीकी जानकारी की जो समस्या है, या वो शायद इस सर्विस प्रोवाइडर विभिन्न प्रांतों में अगर ये शुरू हो जाए तो उससे बड़ा कोई भी योगदान किसानों के प्रति नहीं रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से साधुवाद, मेरा प्रणाम, और भविष्य में हम जो है निश्चित तौर पे आपसे जुड़े रहेंगे, ये मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार। ये आपको नए भवन के निर्माण होने पर उसका शुभारंभ, उसमें प्रवेश करने का युवाहर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आदरणीय शर्मा जी। जी आदरणीय जी, रंजना जी।